नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल ये 2.5-3 साल से जो प्रयास कर रहा है, देखिए ये प्रयास तो अपनी आवाम के सामने कर रहा है, लेकिन इतना मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से मैं स्पष्ट अपने मन की बात कहना चाहता हूँ कि जब से हमने अध्ययन शुरू किया है, अपने शिक्षा ग्रहण करने के समय से और सेवा के दौरान हमने ये ईश्वर का आशीर्वाद ही कह लीजिए कि और खुदा की रहमत कह लीजिए कि ऐसी स्थितियां मेरे सामने आई जिन्होंने हमको इस देश के विषय में सोचने को मजबूर किया और कई विडंबनाओं के विषय में कई विडंबनाएं जो है वो हमारे जहन में कई सवाल पैदा करती रही। जैसे कि ये पढ़ाया गया कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और फिर साथ में ये भी बताया गया कि वो आज़ादी देश को बांट के मिली। फिर ये बताया गया कि उस आज़ादी के कारण जो है 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान दी। फिर ये भी बताया गया कि जो है वो उसी आज़ादी के कारण जो है करीब 3 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। तो ये बातें मैंने किसी तरह से जहन में पच नहीं पा रही थी कि भाई ये कैसे इसको आज़ादी का दिवस आप कह सकते हैं कि जिसमें हमारे आज़ादी के नाम पर 25 से 30 लाख लोग मारे जाएं और जो मारे जाएं वो मारने वाले कोई बाहर के नहीं, आपस में ही कट मर करके उसका आज़ादी। तो और भी चीज़ें और जब हम जब बीएड में पढ़ते थे तो कई जो है जो बीएड में जो उसका कोर्स था तो उसमें इतिहास भी था, मैंने हिस्ट्री भी थी, फिलॉसफी मैंने दर्शन शास्त्र भी था और साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी था और समाज विज्ञान भी था, सोशल साइंसेज भी थी और जो है एजुकेशन शिक्षा शास्त्र तो खैर था ही। और इसमें जो दर्शन शास्त्र में आया इनका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत साम्यवाद का, और वो साम्यवाद का सिद्धांत भी बहुत मतलब कि जो वैज्ञानिकता के आधार पर था, तो काफ़ी जो है
वो भी काफ़ी पसंद आया कि भाई वो कह रहा है कि भाई जो भी इस चराचर जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है वो मनुष्य के परिश्रम का प्रतिफल है। तो मानवता, मनुष्यता और वैज्ञानिकता पर आधारित है जो कि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। फिर जो हम ये अपने देश के साम्यवाद को देखते हैं तो अपने देश के जो वामपंथी और साम्यवादी हैं उनका कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिखता है। ये सिर्फ जो देखने को मिलता है कि ये सिर्फ जो है चीन के पैसों पर पल करके चीन के एजेंडे को भारत को अंदर से कमजोर करने का जो एजेंडा चला रहे हैं और विभिन्न रूपों में ये जो है वो कर्मचारी संगठनों में, मजदूर संगठनों में, किसान संगठनों में इत्यादि में। और बाद में तो पता चला कि वो जो इस देश का जो गद्दार इंदिरा गांधी थी उससे मिलकर के इन वामपंथियों ने एक जो है वो विश्वविद्यालय यानी और वो भी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, और जो कि वामपंथियों का ही अड्डा बन गया। अब वो ऐसा अड्डा बना कि वहां से जितने भी बौद्धिक वर्ग यानी जिनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं या बौद्धिक वर्ग वो हर क्षेत्रों में फैल गए, वो मीडिया में फैल गए, पत्रकारों में फैल गए, वो जो है ब्यूरोक्रेसी में फैल गए। तो ये सब जानने को मिला। तो ये हमारे मस्तिष्क को काफी माने वो क्या कहते हैं टॉर्मेंट करता रहा और परेशान करता रहा। तो और इसके साथ साथ जो हमने जो है वो स्वामी विवेकानंद की जो किताबें जो कि उन्होंने लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन अमेरिका, उसका भी मैंने अध्ययन किया। बाबा साहब की भी कुछ जो किताबें हैं यानी उसका भी अध्ययन किया। और भी हमारे जो महात्मा हैं, जो खास करके जो गोस्वामी तुलसीदास के विषय में, रामकृष्ण परमहंस के विषय में और संत रविदास के विषय में और जो नानक के विषय में, कुछ सूफी संत हैं यानी उनके भी विषय में, और विशेषकर हमारे अमर शहीदों की जो जीवनी है, सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी है, भगत सिंह की जो जीवनी है, और इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी है, और अशफाकुल्लाह जी की जो जीवनी है, खुदीराम बोस की जीवनी है, और सुब्रमण्यम भारती की जीवनी है, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी है, रानी चंद्रमा की जीवनी है, रानी गडली, इनकी जीवनी और भी अमर शहीदों की जीवनी। तो इनकी जीवनी की पढ़ने से एक कुदरती रूप में, एक स्वाभाविक रूप में अपने मुल्क के प्रति एक मोहब्बत जगती है। तो हमारे जो शिक्षा ग्रहण करने के समय से और नौकरी के समय से बराबर ये बात रही। तो फिर ये चिंतन हुआ कि भाई हमारा देश हर चीज से संपन्न है, तीनों ऋतुएं भी मेहरबान हैं, यहाँ के लोग विश्व में औसत दर्जे से अधिक लोग परिश्रमी हैं, इनमें बचत की एक भावना भी है, बचत की एक आदत है कि यदि 1 रुपया कमाएंगे तो चवन्नी जरूर बचाएंगे, और प्रतिभाशाली भी हैं। प्रतिभा यदि यहाँ दिखाने का मौका नहीं मिलता है तो विदेशों में जाकर दिखाते हैं। फिर भी हमारे देश के लोग दुखी क्यों हैं? हमारा देश जो है उस स्थान को प्राप्त करता क्यों नहीं है जिसका कि वो पात्र है। तो बहुत सोच विचार करके, बहुत मंथन करके अब महापुरुषों से अपनी तुलना करना,
तो ये महापाप है और हर तरह से महापाप है। लेकिन उनसे प्रेरणा लेना, उनसे सीख लेना, उनसे लेसन लेना मैं फर्ज मानता हूँ। तो जैसे महात्मा बुद्ध जो कि इतने ऐश्वर्य में पले थे और उनकी एक यानी बहुत ही सुंदर पत्नी भी थी, वो यशोधरा, एक सुंदर सा पुत्र भी था राहुल, और राजशाही खानदान में पैदा हुए थे, सारा ऐश्वर्य उनके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जो है वो लकड़ी लेकर के और जिसका कमर झुका हुआ है उससे चल रही थी, पूछा कि भाई ये कौन है और क्यों इस दशा को प्राप्त है। तो लोगों ने बताया मनुष्य के जीवन में ये भी अवस्था आती है। फिर देखा कि एक शव को लेकर कुछ लोग जा रहे थे, वो बोलते हुए राम नाम सत्य वगैरह। तो फिर इन्होंने जानना चाहा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य आखिर में इसी दशा को प्राप्त होता है। हालांकि हमारे आपके जीवन में आम है, लेकिन महात्मा बुद्ध के जीवन में जब पहली बार आए तो उनके दिमाग पर ये चोट लगी कि मनुष्य की यानी ये दशा है, तो मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है। तो दुख का कारण क्या है, ये सवाल उनके दिमाग को परेशान करता रहा और बराबर जो है वो भ्रमण करते रहे। मैंने दुख का कारण क्या है ये सोचते रहे। फिर अंत में जाकर के बिहार के गया में एक वृक्ष के नीचे बहुत मनन किया, चिंतन किया, और फिर उन्होंने अपने आत्मज्ञान से ये बताया कि मनुष्य के दुखों का कारण तृष्णा है, इच्छा है। इच्छा से ही जो है सारे दुख होते हैं। बात में सही है, यदि इच्छा को मार दीजिए तो काफी दुखों का निवारण हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमको भी दिमाग में सालता रहा कि आखिर हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, जो हमारा देश इतनी खूबियों का धनी है, इतनी खूबियों से वो संपन्न है, फिर भी हमारे देश के लोग निराश, हताश और यहाँ तक मान बैठे हैं कि ये हमारी नियत में ही है, कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, कोई बदलाव हो नहीं सकता। तो कारण क्या है? तो जो मेरी समझ में आया, आज बाद में जो हमारी समझ में आया वो वाकई में यथार्थ भी है कि हमारे देश के दुखों का कारण है बिखराव, और बहुत भयंकर रूप में बिखराव है। और बिखराव के कई आयाम हैं। वो बिखराव आपसी तनाव के रूप में भी है, आपसी नफरत के रूप में भी है, कहीं कहीं जो है वो हिंसा के रूप में है, कहीं कहीं उपद्रव और दंगों के रूप में भी है। इसके चलते ये सभी दुखों का कारण है अपने देशवासियों के लिए भी और देश के लिए भी। तो आज उसी का समाधान उसी के समाधान के लिए, और जब मैंने एक यथार्थ तो यह है कि हमारे देश में बिखराव, और बिखराव के आधार पर आपसी जो है वो भेदभाव और भेद विभेद, और फिर इसके बाद तनाव, नफरत, हिंसा, दंगा, इसी रूप में। तो एक और इस तरह का यथार्थ है। हमारा देश जो है माने लोग प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, औसत मैं बात कर रहा हूं, प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, बचत करने की उनकी आदत है, और तीनों ऋतुएं मेहरबान हैं, खनिज संपदा भी प्रचुर है, तब भी लोग दुखी क्यों? और दूसरी ओर हमारे कई महापुरुष और हमारे राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, अमर शहीद, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा, और आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व जो अपनी भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया, जिनका मैंने अभी नाम लिया है। तो इन्होंने
ये सिखाया कि जो भी इस भारत मिट्टी के संतान हैं वो सभी एक हैं और सभी भारतीय हैं। और ये खुश नसीबी रही कि हमारे देश का जो संविधान बना, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान राष्ट्रभक्तों और परम विद्वानों के अथक परिश्रम के द्वारा और लगभग 3.25 साल से अधिक मेहनत का प्रतिफल है, वह भी अपने प्रस्तावना के जरिए इन्हीं अमर शहीदों, राष्ट्रभक्तों और क्रांतिकारियों की उस भावना को परिलक्षित करता है कि जो कि भारत इस भारत मिट्टी के जो भी संतान हैं वो सभी भारतीय हैं। इसलिए वो प्रस्तावना में वो मैंने कमेंसिंग लाइन, शुरुआती पंक्ति के द्वारा वो कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये चीजें हमारे जब मैं नौकरी करता था, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में हमेशा हांट करती थी, वो घुमा करती थी। आज वही चीज जो है वो जो घनीभूत पीड़ा तो नहीं कह सकते, घनीभूत भावनाएं थी, वो प्रकट हो रही हैं इस रूप में। तो जहां एक और ये बिल्कुल यथार्थ है कि हम सभी इस भारत मिट्टी के संतान होने के कारण सभी भारतीय हैं, वहीं दूसरी ओर जो बिखराव है, जो बिखराव इस देश का अभिशाप है, भारत के अस्तित्व के लिए खतरा है। ये भारत विरोधी ताकतें इसी बिखराव पर राजनीति चला रही हैं। ये ताकतें इसी पर जो है वो वोट की गणित जो है वो बिठाती हैं। कोई इसको यानी जातीय जो है वोट की गणित को सब कोई बोलता है सोशल इंजीनियरिंग होता है ना कि जितने क्या कहा जाए, जितने अपराध हैं इसमें, उन अपराधों का क्या खूबसूरत शब्दों से उसको ढकने की भी एक वो षड्यंत्र आजकल। जैसे जो विदेशी कंपनियां आती हैं और यहाँ के लोगों को रिश्वत देकर के अपने मन माफी का काम करवाती हैं, तो उसके लिए एक फंड अलग से जो है वो उनका जो है वो एक अलग से उनका फंड या निधि जो है निर्धारित रहता है, एलोकेट रहता है। तो उसको ये सब जो है रिश्वत नहीं करती हैं, घूस नहीं करती हैं या ब्रेवरी नहीं करती हैं। उसका नाम ये खूबसूरत नाम दे रखा है वो ये कंपनियां जो है, या देश की हो अपने देश को जब बाहर की हो, उसका इन सब ने नाम दे रखा है लॉबिंग चार्जेस, यानी लॉबी करने के चार्जेस। तो उसी प्रकार घटिया किस्म की जातीय गणित लगाना वोट के लिए, इसको इस घिनौनी हरकत को जातिवादी गणित वोट की, तो मैंने समाज को तोड़ने वाली ताकतों ने उसका नाम दे रखा है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग से हमारे भारतीय भाई बहन भ्रमित न हो, बल्कि वो घटिया किस्म की जो है वो जाति आधारित जो है वो वोट की गणित है। इन समाज में विघटन करने वाली ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इन्होंने भारतीय भाई बहनों से ये नहीं बताया कि आपका असली वजूद, आपका वास्तविक वजूद जो है और आपका संवैधानिक वजूद कि आप भारतीय हैं, आज तक नहीं बताया। ये हमेशा इस बात को प्रोत्साहन देते रहे, बताते रहे कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, पारसी हैं, आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, और आप यादव हैं, कुर्मी हैं, और राजभर हैं, निषाद हैं, नाई हैं, धोबी हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, तमिल हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, उड़िया हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं,
लेकिन आप भारतीय नहीं। इन यानी भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें ने ये सिखाया है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, बहुत हो चुका। हमको देश को देखना है, हमको अपने भारतीय भाई बहनों को देखना है। इसलिए उनको उनमें ये भाव भरना बहुत जरूरी है कि वो अपने को समझें कि वो भारतीय हैं, और देशवासियों को भी समझें कि वो हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इस भावना का आना बहुत जरूरी है। और इसमें जो सबसे आवश्यक जो तत्व है, जो इसका कॉर्नर स्टोन है, बुनियादी जो तत्व है, वो है सबके साथ भारतीयता के आधार पर सम्मान के साथ व्यवहार, सम्मान के साथ पेश आना। और वो खास करके अपने गांव गिरा देहातों में, माने जो बैठक हो, तो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को, हमारे खास करके विशेष करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, जो कि इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के कारण जो है अपने को अलग थलग माने मानते हैं, रहते हैं और उपेक्षित रहते हैं, उनको विशेष रूप से सम्मान देने की आवश्यकता है। और उनको खाट पर बिठाइए, और खाट पर भी जो सिरहाने। तो और इसी प्रकार के और भी तरीके हैं। अब सब तरीकों को तो हम नहीं बता सकते। जिन भी तरीकों से उनके साथ अपनापन और सम्मान की बात आ सकती है, सभी कुछ जो है वो अपनाना है। समाज में वो भारतीयता आधारित समरसता लानी है, सद्भाव लाना है, आपसी प्रेम लाना है, आपसी जो है वो इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा लाना है। ये तभी हमारा भारतीय समाज मजबूत रहेगा, तभी हमारा भारतीय यह देश जो है मजबूत रहेगा। तो आज देश को आवश्यकता है भारतीय समाज के मजबूत होने की। देश को आवश्यकता है कि भारत आंतरिक रूप से मजबूत रहे। वो तभी संभव होगा कि भारतीयता आधारित माहौल आए। अब ये विघटनकारी ताकतें, भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें, विभाजनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको ये भारतीय एकता चुभ रही है। इसका चूंकि अब ये YouTube का विस्तार कहाँ तक है, अभी इसको जानना बाकी है। लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं कि इस YouTube को, जो भारतीय जनता दल के इस YouTube को काफ़ी लोग देख रहे हैं। लेकिन कितने लोग देख रहे हैं, ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। तो जागृति आ रही है, भारतीयता की जागृति आ रही है, भारतीय एकता की जागृति आ रही है, भारतीय भाईचारा की जागृति आ रही है। तो ये जो विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेस में, जैसे कि ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज, या जिसको कि आप सभी भारतीय भाई बहन भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस TMC, वो इसकी ममता बनर्जी वाली, राष्ट्रीय जनता दल RJD, लालू प्रसाद और तेजस्वी वाली, NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP शरद पवार की, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली, अकाली, TDP, DMK, AIDMK सभी। तो इनको भारतीय एकता से परेशानी हो रही है, और शायद घूम कर प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब सर की बातों में मत आइए। इनका जो प्रचार है भारतीयता आधारित भाईचारा है, इस प्रचार से दूर रहिए।
बताइए, इस मुल्क को भारतीय भाईचारा की सख्त आवश्यकता है। भारतीयता आधारित जो है सद्भाव की सख्त आवश्यकता है। भारतीयता आधारित आपसी एकता की सख्त आवश्यकता है। तो जब ये हमारे जब हमारे भारतीय भाई बहन इसको महसूस करना शुरू किए हैं, तो ये उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग जो है भारतीय एकता मत अपनाइए, भारतीय भाईचारा मत अपनाइए, ये कह रहे हैं वो। इसलिए अब हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, इनसे पूछे कि हम बिखर कर रहे हैं या भारतीयता के आधार पर हम एक होकर रहें। इन सारी ताकतों से आपको पूछना पड़ेगा। बीजेपी वालों से भी पूछिए, समाजवादी पार्टी वालों से पूछिए, और जीएनपीसी कांग्रेसियों से भी पूछिए, और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, और तृणमूल के कांग्रेस के लोगों से, इत्यादि लोगों से पूछिए कि हम भारतीयता के आधार पर एक होकर रहें, या हम जो तुम कह रहे हो कि हम जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर हम जो है बिखर कर रहे हैं। इस सवाल का बिल्कुल स्पष्ट जवाब इनसे ले लीजिए। और सबसे तो अच्छा होता कि ये सारी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, और मैं भी, बस इसी पर डिबेट कि इस देश को भारतीय एकता जरूरी है या नहीं, पहले वो बताएं पहले उनको बताना पड़ेगा कि इस देश को भारतीय एकता की जरूरत नहीं है। वो कारण बताएं। और भारतीय जनता ताकत तो बिल्कुल स्पष्ट करेगा कि इस देश को सिर्फ और सिर्फ भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत की ही जरूरत है। तो एक जो है वह पूरा डिस्कशन लाइव टेलीकास्ट करवा लें, जनता भी जान ले उनकी असलियत को। तो और खास करके जब ये इस तरह की बात आती है, तो ये छुट भैया भेजते हैं ये पार्टियां। कोई सिर्फ ये निवेदन करने के लिए कि यूट्यूब बंद कर दीजिए, कोई धमकाता है कि यानी बंद वो कर दीजिए, कोई कहता है कि 10 मार्च के बाद हम देखेंगे, एड्रेस हम ढूंढ लेंगे। ये सभी जो ताकतें हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि ये भारतीय एकता के दुश्मन नहीं है, भारतीय भाईचारा के दुश्मन नहीं है, भारतीय सद्भाव के दुश्मन नहीं है। ये भारत के दुश्मन है और आपके दुश्मन है। ये पहचानिए इनको। इसलिए ऐसी ताकतों का भारतवर्ष की पावन धरती से नष्ट में नाबूद होना, उनका विनाश होना बहुत आवश्यक है। इस चीज को समझिए। इसीलिए तो जो ये मौका है, और ये मौका बार बार नहीं आता, ये जो मौका है, और अभी उत्तर प्रदेश में 3 चरण बाकी हैं, तो आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा 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 मत भूलिए। तो नोटा को साकार करिए, और वो भी 90% के ऊपर। तब ये देश देखेगा और आप लोगों के कष्टों के निवारण का रास्ता बनेगा। और आपके खिलाफ जो है अन्याय करने वाले कौन, यानी इस आवाम के खिलाफ जो है कौन कौन नहीं है। ये चुनाव आयोग क्यों थोपा है इसने? पिछले साल इसी तरह के विधानसभा चुनाव में हजारों भारतीय भाई बहनों की जानें गईं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इनको धमकी तक दिया कि क्यों ने चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा इसके खिलाफ चलाया जाए। इससे भी इसने सीख नहीं लिया चुनाव आयोग ने। चुनाव थोपने के पहले माननीय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय बराबर इनको निवेदन करता रहा, इनको सलाह देता रहा कि कोविड-19 का या कोरोना का थर्ड वेरिएंट, तीसरा प्रकार जो है ओमिक्रॉन भारत में आ चुका है, तो चुनाव को डालिए, जान है तो जहान है। माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने नोटिस तक यानी जारी कर दिया था, लेकिन इसने अपनी हैंकड़ी दिखाई, तो उसकी हैंकड़ी का भी जवाब इसी नोटा में है। अब ये देखना पड़ेगा कि नोटा में तो चुनाव आयोग या उसके मशीन तो वो गड़बड़, तो उसमें गड़बड़ तो नहीं कर रही है या गड़बड़ तो नहीं करती है, ये भी एक प्रश्न आएगा। लेकिन उसके पहले हमको अपना कर्तव्य निभाना है कि हम जो है जो 3 चरण बाकी उसमें नोटा का इस्तेमाल करके उसके प्रतिशत को 90 के ऊपर ले जाए। ये प्रश्न बीजेपी का नहीं है, ये प्रश्न मोदी जी का नहीं है, योगी का नहीं, अखिलेश का नहीं, ये प्रश्न इस देश का है कि हमारा देश कैसे महफूज रहे, हमारे लोग कैसे सुरक्षित रहे, ये प्रश्न है। और उसके भाव में सिर्फ ये बिखराव ही पता नहीं करते हैं, इस देश के संसाधनों को लूटते भी हैं, ये नंबर 1 के डकैत भी हैं। इन्होंने इस देश से जितना लूटने वाले अब तक जिन्होंने भी लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, नादिर शाह ने लूटा है, शकों ने लूटा है, हुनों ने लूटा है, मोहम्मद गजनी ने लूटा है, मोहम्मद गोरी ने लूटा है, मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा है, और भी हैं। यदि सबकी लूट को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके उसमें मुद्रास्फीति माने मुद्रास्फीति कारक, इन्फ्लेशन फैक्टर का भी उसमें हिसाब कर लिया जाए या उसको अकाउंट फाड़ कर लिया जाए, तो उसका लाखों करोड़ों गुना इन राजनीतिक दलों में, और उसमें भी विशेष करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस, जिसका कि कई बार ये वर्णन आ चुका है कि वो आज की तारीख में उसके द्वारा लूट करके विदेशों में जो काला धन है उसकी राशि, उसका अमाउंट 1200 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी डकैत है। तो वो मैंने देश में बिखराव भी पैदा करते हैं, देश को बांटते भी हैं, समाज को बांटते हैं और देश को लूटते भी हैं। हमारे ही लूटे हुए पैसे पर वो ऐश करते हैं। हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन इन कांग्रेसी चमचों से पूछें कि आखिर राहुल गांधी के पास कौन सा उद्योग है जो कि 12 महीने में से, 1 साल के 12 महीने में से सिर्फ 3 ही 4 महीने भारत में रहता है, 9 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने जो है वो भारत के बाहर ही जो है वो गुलछने उड़ाता है, ऐश करता है। किसके पैसे पर? हमारे आप पैसे पर। ये डकैत राहुल गांधी। बीजेपी तो नहीं पूछ सकती, बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त में बस बोलेगी कि इस कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा है, लेकिन आज तक नहीं पूछ पाई कि आखिर जो इस तरह से जो है बार बार चले जाता और महंगे जो है वो होटलों में टिकना और महीनों वहां रुकना, ये इतना जो खर्चीला जो ऐश करना, किसके पैसे पर? हमारे देश की जनता या हमारे जो हमारे टैक्स पेयर भारतीय भाई बहन है उनके पैसों पर, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के पैसे पर। ये सभी भारतीय भाई बहन
वो राहुल गांधी से भी पूछें, राहुल गांधी के चमचों से भी पूछें, बीजेपी वालों से पूछें, जो कि इस तरह का जो कि इस तरह का न तो कभी सवाल पूछते हैं, न तो उसको डकैत बोलते हैं, न तो उसको देश का गद्दार बोलते हैं, न तो बोलते हैं, न तो देश को बुलवाने देते हैं, न तो मीडिया से ये बुलवाने देते हैं। इस कदर के गद्दार हैं ये बीजेपी वाले। कल एक वीडियो देखा जा रहा था, कोई है वो विवेक, बॉलीवुड के हैं, नाम शायद विवेक अग्निहोत्री करके, उन्होंने ताशकंद फाइल्स वो शास्त्री जी की मृत्यु पर बनाया और कह रहे थे कि जब उनकी डेड बॉडी, उनका शव भारत लाया गया, उनका पूरा परिवार, खास करके शास्त्री जी की जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, कह रहे थे कि भाई इसको जो है इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। घटिया किस्म के तर्क दे करके कि इनका शव खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अरे उस समय ठंडक का समय था, जनवरी में की घटना है, शायद 1966 10 जनवरी के आसपास की घटना है। उसमें तो जनवरी में तो ठंडक पड़ती है, तो उसमें वो शव कहाँ खराब होते हैं। और उसके बाद भी तमाम सरकार ये कहे जिसके पास लाखों इंतजाम है शव को प्रिजर्व वो करने की, लेकिन घटिया तर्क दे करके शास्त्री जी, कौन, देश के प्रधानमंत्री, और जिनका शव देखते ही वो जो कि वो नीला पड़ गया था, पोस्टमार्टम तक इन सबों ने नहीं कराया। इसमें सीधा हाथ जो है वो उसमें, यानी शास्त्री जी को मरवाने में सीधा हाथ जो है उस गद्दार इंदिरा गांधी का था। विशेषता इस बात की है कि इन गद्दारों को कोई गद्दार कहता नहीं है। अब इन्होंने ताशकंद फाइल बना ली, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, इतना नैतिक साहस नहीं हुआ कि उसको गद्दार कहे कि इसी गद्दार इंदिरा गांधी ने था मरवाया। इसीलिए तो ये जिम्मेदारी जो है भारतीय आवाम ताकत दल को उठानी पड़ रही है कि जब तक इन देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, उनका स्थान नहीं वो दिखाया जाएगा, तब तक जिन लोगों ने असली कुर्बानी दी, हमारे सुभाष चंद्र बोस और अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे भगत सिंह इत्यादि का महत्व, उनकी कुर्बानी जो है देश के सामने कैसे आएगा। जरा इसको यूं समझिए कि एक तो इन गद्दारों की गद्दारी को छुपा करके इनके एक झूठी मंडन का एक वातावरण इन सबों ने बनाया। तो फिर जो उसके बाद ये बीजेपी वाले हैं, तो एक तो यानी इन सबों को बेनकाब भी नहीं कर रहे हैं, और अलग से एक तो ला रहे हैं उसको, सावरकर को, गोडसे को, और सावरकर गोडसे को यही जिनपीसी वाले जो कि अपने नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, गांधी को, यानी पूरा यानी महिमा मंडन, और पूरे देश में हर ईंट पत्थर पर, हर भवन पर, हर संस्थान पर, हर जो है वह हवाई अड्डे पर नाम जो वो लिखवा दिया है, चिपकवा दिया है, खुदवा दिया है नाम, वही फोर्स, वही ब्रिगेड, वही गिरोह जब इनका आता है सावरकर का और गोडसे का, बस चढ़ बैठते हैं कि गोडसे जो है वो देखिए ये गोडसे इनके आदर्श हैं, तो इसलिए ये जो है गांधी की हत्यारे की पार्टी है, और हम जो है वो गांधी जी की पार्टी। तो ये जानबूझ के लाते हैं सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए, जबकि देश की जरूरत है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस के महत्व को लाया जाए। और सुभाष चंद्र बोस के विषय में इस मोदी ने सिर्फ नाम
नाम मात्र को, सिर्फ तमगा वो लूटने के लिए। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में अलग से न मनाने की कोई व्यवस्था नहीं। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की भी जो है वो जयंती मनाएंगे मोदी जी 2 अक्टूबर। और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मदिन 23 जनवरी, उसको जो है गणतंत्र दिवस से जोड़ देंगे। क्या क्या धोखेबाजी है ये मोदी जी की। तो और एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट टू नो द ट्रूथ, यानी सत्य जानने का मौलिक अधिकार। तो बताइए, जहां पर जीएनपीसी अपने इतिहासकार जो जीएनपीसी अपने भारत विरोधी इतिहासकार गिरोह के द्वारा, भारत विरोधी जो है वो बौद्धिक वर्ग के गिरोह के द्वारा, भारत विरोधी मीडिया गिरोह के द्वारा, भारत विरोधी पत्रकार गिरोह के द्वारा जो है, यानी सारा सत्य छुपाया गया और झूठ का पूरा साम्राज्य स्थापित किया गया। तो ये लगातार 60-70 सालों से, और अभी भी जो है हमारे भारतीय भाई बहनों का उस फंडामेंटल राइट टू नो दी ट्रुथ, या सत्य जानने का जो मौलिक अधिकार से हमेशा ये सब जब वंचित करते रहे, झूठ यानी बोल करके। और हर वक्त जो है वो झूठ बोला गया। हर वक्त जो देश का गद्दार है, जिसने देश को बंटवाया, वो बन गया वो बन गया राष्ट्रपिता। जिसने देश को बंटवाया और जिसके कारण जो है 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, तो वो बन गया अहिंसा का पुजारी, जो हमेशा झूठ बोलता रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और जो है वो और लोगों के विश्वास को तोड़ा, लोगों के साथ और हमारे भारतीय भाई बहनों के साथ विश्वासघात किया। वो हो गया वो सत्य का पुजारी। तो जो इतने लोगों को मरवा दे वो अहिंसा का पुजारी, जो देश को बंटवा दे वो जो है राष्ट्रपिता, जो इस देश के साथ विश्वासघात करे वो हो गया सत्य का पुजारी। तो इसी स्तर के तमाम झूठ हमारे देश में फैलाए गए, और हमारी जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सत्य जानने के संवैधानिक मौलिक अधिकार से बराबर वंचित रखा गया। यूक्रेन का मामला आया है, यूक्रेन और रूस के विषय में। उसका मसला यही है कि यूक्रेन जब 1991 में अलग हुआ इससे सोवियत संघ से, तो तभी से अमेरिका नाटक कर रहा था कि वो नाटो में चला जाए। तो नाटो में जाने से रूस जो सामरिक दृष्टि से बहुत जो है वो नाजुक स्थिति में चला आता, और इसके लिए रूस जो है उसको 8 वर्षों से कह रहा था भाई तुम नाटो में मत जाओ। उसका जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की जो है वो कभी नहीं बोला कि हम जो है वो नहीं जाएंगे। और भी जो ये क्रीमिया एक देश है, क्रीमिया में जो है ये रूस के खिलाफ जो हस्तक्षेप करता रहा, तो फिर जो उसको उचित लगा रूस को वो किया उसने।
ये यूक्रेन हमेशा हमेशा जो है भारत के खिलाफ रहा है। जो है कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, भारत के खिलाफ इसने वोट किया है कश्मीर मुद्दे पर, खास करके जब ये धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, और हर मुद्दे पर वो खिलाफत करता रहा। और आज जब वो रूस के द्वारा जो है काफी जो है वो आक्रमण से जो वो त्रस्त हुआ, तो वो भारत की ओर देख रहा है, और पता नहीं किस कारण। और भारत जो है उसमें बिल्कुल यानी वो स्वतंत्र निष्पक्ष, यानी किसी और भी नहीं, किसी का भी पक्ष नहीं लिया, किसी और किसी के साथ भी उसने वो साइड नहीं ली। रूस इसी पर खुश हो गया। रूस की कम से कम भारत ने बिल्कुल अपना जो है निष्पक्ष एक जो है वो अपना स्टैंड रखा। लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इस अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ दुश्मनी की है। 1965 का जब युद्ध हुआ था, इसने हमारे दुश्मन पाकिस्तान को पैटर्न टैंक अजय घोषित करके, यह विश्व में अजय है, यानी मतलब इस पैटर्न टैंक को विश्व में कोई तोड़ नहीं सकता। पैटर्न टैंक को तो इतना खतरनाक पैटर्न टैंक जो है इसने पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तानी सैनिक कह रहे थे, या उसके कट्टरवादी किस्म के तत्व कह रहे थे, और उसमें पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कह रहे थे कि अब तो हम इस्लामाबाद से उसी टैंक से चलेंगे, सीधे जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। कैसे कैसे वो उस स्थिति को संभाला गया। और फिर PL 480 यानी PL 480 की स्कीम थी, जिसमें यानी तीसरे दर्जे का गेहूं जो है वो मैंने कई देशों को देता था। भारत को भी मिलता था वही गेहूं। तो उसने धमकी दिया कि पाकिस्तान के साथ तो यानी पाकिस्तान भले आक्रमण करे, लेकिन आप जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई मत करो। तो गेहूं बंद कर दिया। लेकिन शास्त्री जी के प्रति देश के लोगों का इतना बड़ा विश्वास था, और उसी विश्वास के बल पर शास्त्री जी ने उनके अमेरिका के PL 480 को लात मारा और कहा कि हम भूखे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अपने देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों को आह्वान किया कि हम हफ्ते में एक दिन नहीं खाएंगे। और उन्होंने, शायद हमको याद है कि दिन भी उन्होंने एक दिन भी निश्चित किया, उन्होंने एक दिन भी निश्चित किया हुआ था। वो दिन था सोमवार था। तो सोमवार के दिन में पूरे देश में लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये था नैतिकता, और ये था शास्त्री जी के प्रति वो उस समय के देशवासियों का विश्वास। और शास्त्री जी ने फिर इसके बाद तो पैटर्न टैंक को इस तरह से हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने इस तरह से उसको युद्ध के मैदान में धूल-धूसरित किया कि अमेरिका का गुरूर वो टूट गया। और हमारे वीर अब्दुल हमीद ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने जीप पर तोप रख करके उस तोप से उसको ध्वस्त किया पैटर्न टैंक को। और उसी अनुसार शास्त्री जी ने वीर अब्दुल हमीद के शौर्य और पराक्रम से परिचित करवाए पूरे देश को, परमवीर चक्र दिया। जरा कल्पना करें कि यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू रहता 65 में, तो भारत की क्या दशा होती। फिर जो है ये भारत को नीचा दिखाता ये गद्दार नेहरू। शास्त्री जी ने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया।
अरे जो गद्दार नेहरू, ब्रिगेडियर उस्मान जो शहीद हो गए थे पाकिस्तान की लड़ाई में 1948 में, वो तो उसको सम्मान नहीं दे सका, तो ये अब्दुल हमीद को वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अब्दुल हमीद को क्या महत्व वो देता। और वो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू रहता तो फिर भारत हारता, पाकिस्तान से भी हारता। तो उसकी गद्दारी का तो जो बेहिसाब उसके कारनामे हैं, करतूतें हैं। तो अमेरिका ने ये दुश्मनी की। सन 1971 में जब ये पाकिस्तान हारने लगा और पाकिस्तान की 95,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। इतना जो है वो शर्मनाक, ह्यूमिलिएटिंग स्थिति थी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के समर्थन में भारत को डराने के लिए, धमकाने के लिए उसने अपना 7वां बेड़ा, उसको बोलते थे 7th फ्लीट, जिसमें कि 700 लड़ाकू विमान थे। और किसी ने वो बल्कि जो ईस्टर्न कमांड के एडमिरल थे, अब इसमें नाम नहीं याद पड़ रहा है। और तो वो कहते थे कि हमारे पास महज जो है शायद 20 ही थे अपने लड़ाकू वो विमान, और उसके बाद 700 फाइटर के साथ आ रहा था उनका उसका 7वां बेड़ा। और कहाँ पर? चितगांव को, जो चितगांव है जिसमें बांग्लादेश में है, उसको उस पर कब्जा करने के लिए। और उसी की सहायता के लिए वो ब्रिटेन ने भी जो है अपना कोई बेड़ा भेज दिया था। तो इन दोनों की रणनीति थी कि ब्रिटेन जो है अरब के सागर में, और 7वां बेड़ा जो अमेरिका का है वो बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों जो है एज ए पिंसर मूवमेंट एक जो है वो माने युद्ध नीति का एक हिस्सा होता है। पिंसर मान होता है जो केकड़े का जो होता है ना, वो जो उसके पकड़ने का, उसको पिंसर बोलते हैं। तो पिंसर मूवमेंट के जो घेर करके सेना किसी देश को अपना माने कब्जा करती है, तो पिंसर स्ट्रेटजी के तहत माने कि अरब सागर की ओर से भी, बंगाल की खाड़ी की ओर से भारत को यानी प्रताड़ित किया जाए। तो उसी समय ये रूस ने अपनी पनडुब्बियां जो है वो भेज दी, और वो रूस की पनडुब्बियों ने जो है जो ब्रिटिश का जो बेड़ा था और अमेरिका का जो बेड़ा था उसको घेर लिया। तब वो दोनों बेड़े जो है वो वापस हुए। और इतना ही नहीं, रूस ने हमेशा दिल खोल करके भारत को सहायता की है। कश्मीर के मुद्दे पर कई बार इसने जो है वो वीटो का प्रयोग किया है। तो रूस की मैत्री और रूस का एहसान और उसकी भारत के प्रति वफादारी को, उसकी भारत के प्रति वफादारी को भारत को भी और भारतवासियों को भी और भारतीय भाई बहनों को भी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अमेरिका की जो दोस्ती है ना, ये बिल्कुल टेम्पररी है, स्वार्थ वाली। वो अमेरिका सिर्फ जो है कुछ अमेरिकन कंपनियां भारत में, और जो भारत का जो बाजार है इसके लिए वो मजबूर है, लेकिन आंतरिक रूप से वो भारत का दुश्मन है ये अमेरिका, और ब्रिटेन वाले भी, और जो यूरोप वाले भी। तो कोई बात नहीं है, भारत ने जो स्टैंड लिया है और जिसकी सराहना जो है वो यानी रूस खुद कर रहा है, और शायद कुछ ही घंटों में वो कब्जे में आ जाएगा यूक्रेन, उसके वो रूस के कब्जे में। तो अपने हिसाब से वो अपनी वो सरकार वहां पर स्थापित करेगा,
और जो नाटो में उसको मिलाने का जो सपना है अमेरिका का, वो चकनाचूर हो जाएगा। ये अच्छी बात है। और अमेरिका तो हमेशा धोखेबाज रहा है, हमेशा से। भारत के लिए तो वो अभिशाप ही रहा है वो। लेकिन यहीं पर देश के कुछ गद्दार यूक्रेन के पक्ष में ये बोल रहे थे। राहुल गांधी बोल रहा था, ये गद्दार राहुल गांधी। तो देखिए, जब राहुल गांधी जब बोलता है तो उसको देख करके ये ख्याल तो आता है कि ये गद्दार बोल रहा है, गद्दारी कर रहा है। लेकिन इसको गद्दारी करने का शक कौन दे रहा है, मौका कौन दे रहा है, सारे लॉजिस्टिक्स यानी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये गद्दारी स्पष्ट होती है मोदी, ये सारी गद्दारी स्पष्ट होती है मोदी जी की। तो इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि हमारे मोदी जी और ये बीजेपी वाले जो है किस कदर और किस स्तर के इस देश के लिए माने खतरनाक है, दुश्मन है और गद्दार है, जीएनपीसी को पाल करके। भारतीय अवाम ताकत दल के पास ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कुछ स्कूलों के कॉलेजों के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि जब हम किताब खोलते हैं पढ़ाने के लिए, हमारे दिल पर क्या गुजरती है जब मैं इतिहास में जब इसको देखता हूं, नेहरू को और गांधी को, इन गद्दारों के विषय में मैं बताना पड़ता है कि एक गद्दार को कहिए राष्ट्रपिता और दूसरे गद्दार को बोलिए चाचा। अब इस तरह की भी भावनाएं वो प्रकट हो रही हैं कि स्कूलों के जो है प्रिंसिपल और उन स्कूलों के जो है वो कॉलेजों के प्रिंसिपल और स्कूलों के जो है प्रधानाचार्य ये कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के ऊपर इसका जरा भी असर नहीं पड़ रहा है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जो है ये देश के गद्दार हैं। और इसलिए ये अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। वो दो ही तीन चीज गिनाते हैं। एक तो राम मंदिर बनवाया। अरे भाई, राम मंदिर पर फैसला मोदी जी का फैसला नहीं है, ये फैसला दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और जो है आपका धारा 370 और 35 से हटाना, धारा 370 35 से हटाने से ज्यादा जरूरी था कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जम्मू कश्मीर पर जो गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त के साथ इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को देश के समक्ष जो है बेनकाब करना, ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य था। लेकिन मोदी जी और अमित शाह और उनकी सरकार और बीजेपी वाले गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जम्मू कश्मीर के मामले पर देश के खिलाफ गद्दारियों के विषय में इनकी गिग्गी बंद हो गई। तो इस तरह से जो है, और जब भी कोई चर्चा होती है ना, जैसे मान लें कि हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो माने वहां से निकलने को मजबूर हुए, उसको ये सब जो है हिंदू बनाम विश्व मुस्लिम मुद्दे में फंसाते हैं। उधर से समित पात्रा जो है सिर्फ समित पात्रा जो इसकी बीजेपी की ओर से वो आक्रमण करेगा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से जो प्रवक्ता जितने हैं वो उसी को उचित
ठहराने के चक्कर में वो उल्टा आक्रमण करते हैं वो जो है बीजेपी की ओर। इनमें से कोई नेहरू की गद्दारियों पर, इन दोनों की, बीजेपी वालों की भी और कांग्रेस, अच्छा, और कांग्रेसी तो कभी करेंगे नहीं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के प्रवक्ता भी जो है, दोनों जो है, बीजेपी वाले भी और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के प्रवक्ता दोनों नेहरू की गद्दारियों पर उनकी घिघी बंद रहती है। तो इस तरह से जो है हमारे देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को इस तरह से जो है वो बचाने का षड्यंत्र वो चल रहा है। और धारा 370 के विषय में ये भी नहीं कहते हैं कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया एक संवैधानिक छल है। इस धारा 370 और 35A का पूरे संविधान में कहीं वर्णन है ही नहीं, और वो किसी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा कि वो संविधान सभा के द्वारा पास किया हो या संसद के द्वारा जो पास किया हो, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। तो और धारा 370 और 35A का मकसद क्या रहा कि वो उसको एक स्पेशल या विशेष दर्जा मिल जाए, और स्पेशल दर्जा मिलते ही वो जम्मू कश्मीर भारत के संसाधन का तो प्रयोग करेगा, भारत के ही पैसे को खाएगा, भारत के वित्तीय साधनों पर उपलेगा, लेकिन भारत का उस पर कब्जा नहीं होगा, यानी भारत का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। न भारत के लोग वहां बस सकते हैं, न कोई बिजनेस कर सकते हैं, न कोई जो है वो न कोई जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान के लोगों को ले लेगा, पाकिस्तान के लोग आकर के वहां बस भी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रिश्तेदारी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस भारत के खर्चे पर वो पलेगा वो कश्मीर, और जिस भारत के वित्तीय संसाधनों का उपयोग करेगा, उस भारत का जम्मू कश्मीर पर कोई वो नियंत्रण नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या व्यवस्था किया था इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कि पैसा भी खर्च हो और वो रहे कि किसका, पाकिस्तान का उपनिवेश बन करके। और इसीलिए तो उसमें यानी भारत विरोधी आतंकवादी, भारत विरोधी अलगाववादी और पाकिस्तान परस्ती वालों का पूरा स्वर्ग बन गया, स्वर्ग बन के वो ये पाकिस्तान का ही वो उपनिवेश बन गया। तो जिस कश्मीर का विलय हो चुका भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से, और अंतिम और पूर्ण रूप से विलय होने के कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका, उसको किस साजिश के जरिए भारत के खिलाफ गद्दारी करते हुए इसने पाकिस्तान का एक जो है उपनिवेश बना दिया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और उसकी इसी गद्दारी को बीजेपी वालों ने वो ढक कर रखा, अभी भी ढक कर रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि, और ये वोट भी वो मांगने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी का सबसे बड़ा तमगा है कि उन्होंने अपराधियों को, माने वो अपराधियों का खात्मा कर दिया है। तो और यदि उस तथ्य की गहराई में आप जाएंगे तो क्या आएगा कि उन्होंने जो है मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर वो चलवा दिया है बुलडोजर, और उसको कैद कर लिया है। लेकिन यह योगी जी को बताना पड़ेगा कि जनता को राहत जो है वो अपराधी के खत्म करने से नहीं होता है। जनता को राहत मिलती है तब जबकि अपराध खत्म होते हैं, और अपराधी के खत्म होने से, अपराध सिर्फ मात्र अपराधी के खत्म होने से
अपराध खत्म नहीं होते हैं। उस अपराध के तार कहाँ तक और किससे किससे जुड़े हैं, उस अपराध को कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, जिन लोगों से जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक अपराध खत्म नहीं होते, और जब तक अपराध खत्म नहीं होंगे तब तक अवाम को राहत नहीं मिलती है। तो मुख्तार अंसारी एक सामान्य किस्म का अपराधी था। मुख्तार अंसारी एक सामान्य किस्म का अपराधी था। उसको खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हैं। तो जब तक जो कार्रवाई योगी महोदय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ की और वो जरूरी था, उसका स्वागत है, उससे कई गुना कार्रवाई उसी तरह की मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पर करते, तब जो है तब कोई भी अपराध, कोई भी साधारण किस्म का भी अपराधी जो है खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी नहीं बनता। वरना यदि एक वो मुख्तार अंसारी को खत्म करेंगे तो 10 ट्रोजन पैदा कर देंगे। योगी महोदय यदि एक मुख्तार अंसारी को समाप्त करेंगे तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव लोग जो है 10 खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी को पैदा कर देंगे। तो इसलिए जनता को राहत मिलती है अपराध खत्म होने से, अपराधी के खत्म होने से नहीं। और उसे भी बड़ी बात, योगी महोदय के नाक के नीचे वो कुंडा का जो खूंखार माफिया रघुनाथ प्रताप या रजू भैया, वो इनको दिखाई नहीं। इसको भी कई बार बताया गया है कि यदि इसी बात को लेकर के यदि योगी महोदय के ऊपर जातिवाद का आरोप लगा है तो इसके प्रति जो है योगी महोदय का क्या जवाब होगा। यदि कोई जातिवाद का आरोप लगा क्योंकि वो जो खूंखार माफिया जो रघुनाथ प्रताप है या रजू भैया है, वो आप ही की जात का है और इसीलिए आपने उसको छोड़ दिया या आपको दिखा नहीं, तो फिर योगी जी बताएं कि फिर उनका जवाब क्या होगा। और वैसे भी मैंने अपराध को निपटाने में भी यदि जातिवाद चलाते हैं तो ये कैसे मुख्यमंत्री। वैसे भी योगी महोदय, मोदी महोदय ये खुद जो है किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने की इन सबों ने पात्रता ही खो दी है। जो कहता हो कि इनकी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जो मोदी जो है न अपने को भारतीय मानता है न देशवासियों को भारतीय मानता है, तो वह किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने की पात्रता या उसकी एलिजिबिलिटी खो देता है। देश के लोग जाने तो राष्ट्रवाद के नाम पर यह बीजेपी वाले मोदी जी जो है या योगी जी एक वोट पाने के भी जो है वो हकदार नहीं बनते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा 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 भूलिए मत, साकार करिए, सार्थक करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।